गुड मॉर्निंग बच्चों। फोटोसिंथेसिस चल रहा है हमारा। फोटोसिंथेसिस में हमने एक तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी, 2 चरणों में संपन्न होता है ये हमने पढ़ लिया था, और तीसरा हमने ये पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण वह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर CO2 और जल, अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है बच्चों, 2। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन जो कि दिन के समय संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन जो कि कब संपन्न होती है बच्चों, रात के समय में। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। कहाँ पर संपन्न होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, ग्रेनम। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ग्रेनम। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा, स्ट्रोमा। क्या आ जाएगा, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा, काम में आने वाला एंजाइम कौन सा, रुबिस्को। ठीक है। और ग्रेनम में छोटी छोटी बटननुमा इकाइयां पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटासोम। और क्वांटासोम शब्द का प्रयोग किया था पार्क व बिगिंस ने। किसने किया था, पार्क व बिगिंस ने। आज बच्चों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण के इतिहास की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, मतलब कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा, इसकी हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टीफन हेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, जो अपन सारा फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं उसका जनक यही है। आई बात समझ में। तो फोटोसिंथेसिस का जो अपन अध्ययन करते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच के अंदर करते हैं, पादप कार्य की ब्रांच में हम इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का क्या कहते हैं अपन, जनक। पादप कार्यकी का जनक स्टीफन हेल्स को। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता, ठीक है, वो भी कौन है, स्टीफन हेल्स। प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता वो भी कौन है, स्टीफन हेल्स। और इन्हीं स्टीफन हेल्स ने बताया था कि अकार्बनिक कच्चे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो स्टीफन हेल्स क्या हो गया, पादप कार्यकी का जनक। स्टीफन हेल्स क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता। स्टीफन हेल्स ने क्या बताया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक कच्चे पदार्थ क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। तो ये सारा करा धरा था वो किसका था, स्टीफन हेल्स का। इसीलिए हमको आज प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। पर इसके बाद इसके और कई चेले आए। देखो वॉन नील वैज्ञानिक ने देखो बच्चों क्या बताया, हमने अभिक्रिया पढ़ी थी 6CO2 प्लस 12H2O इजिकल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 12 ऑक्सीजन। अब बात ये आती है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये जल की ऑक्सीजन है
या कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। तो इस चीज को सबसे पहले सिद्ध किया था वॉन नील ने, और इसके लिए वॉन नील नामक वैज्ञानिक ने रसायन संश्लेषी जीवाणुओं पर अपने प्रयोग किए थे। किस पर अपने प्रयोग किए थे बच्चों? रसायन संश्लेषी जीवाणु। और रसायन संश्लेषी जीवाणुओं पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो बाद में ये सल्फर मुक्त हुई, तो भाई ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो सल्फर है नहीं, तो ये सल्फर किसके पास है? हाइड्रोजन सल्फाइड के पास है। तो यहां से वॉन नील ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में भी मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? जल के अणु से आती है, क्योंकि यहां पर जो सल्फर आ रही है वो कहां से आ रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ऑक्सीजन गैस भी कहां से आती है? जल के अणु से आती है। फिर इसी बात को 3 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। तीनों रूम पार्टनर थे ये, रूबेन, हासिद और कामेन। रूबेन, हासिद और कामेन, इन्होंने क्या किया? जो जल के अंदर ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज किया। कौन सा ऑक्सीजन यूज किया? रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किया। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा होता है? ऐसा पदार्थ जिससे अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों विकिरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इस रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का उपयोग किया। तो बाद में उन्होंने क्या देखा? अभिक्रिया के बाद जो ऑक्सीजन मुक्त हुई वो भी कैसी थी? रेडियो एक्टिव थी। कैसी थी बच्चों? रेडियो एक्टिव। तो यहां से इन तीनों वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? जल के अणु से आती है। तो वॉन नील ने रसायन संश्लेषी जीवाणुओं का प्रयोग किया और हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लिया। रूबेन, हासिद, कामेन ने जल यूज लिया, पर इस जल के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कैसी ऑक्सीजन थी? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। दूसरा, अब चौथा वैज्ञानिक आया जोसेफ प्रिस्टले। क्या ले? जोसेफ प्रिस्टले। तो हमने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण में लास्ट में उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो जोसेफ प्रिस्टले ने यह बताया कि ये वायुमंडल में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। क्या करती है? शुद्ध करने का कार्य करती है। कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस जल के अणु से निकलती है और ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। और इनके प्रयोग की प्रायोगिक पुष्टि की थी एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था जॉन इंजेनहाउस। ये एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग की क्या की थी? प्रायोगिक पुष्टि की थी कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। ये तथ्य तो किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। और इस तथ्य की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी? जॉन इंजेनहाउस ने। अब उसके बाद में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था F.F. ब्लैकमैन। क्या नाम था? F.F. ब्लैकमैन। बच्चों, इस F.F. ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण बताए। कितने चरण बताए? 2। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो होती है बच्चों लाइट रिएक्शन जो दिन के समय संपन्न होती है, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन जो रात्रि के समय क्या होती है बच्चों? संपन्न होती है। ये 2 चरण किसने बताए थे? F.F. ब्लैकमैन ने। इन दोनों चरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? अब F.F. ब्लैकमैन ने एक काम और किया था। इन्होंने दिया था सीमाकारी सिद्धांत। सीमाकारी सिद्धांत। सर ये सीमाकारी सिद्धांत क्या है? देखो, एक अभिक्रिया है A+B = C+D। यदि इस अभिक्रिया को 4 कारक प्रभावित कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, कितने कारक हो गए? 4। F.F. ब्लैकमैन के अनुसार यदि किसी भी अभिक्रिया को 1 से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो इस अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो कि इस अभिक्रिया में सबसे कम मात्रा में क्या होता है? उपस्थित होता है। जैसे मान लो बच्चों, इस अभिक्रिया में 1 10 ग्राम है, 2 20 ग्राम है, 3 30 ग्राम है और 4 40 ग्राम है। तो इस अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? 1 पर निर्भर करेगी। इसका मतलब क्या? सीमाकारी सिद्धांत ये कहता है
यदि किसी भी अभिक्रिया को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो कि अभिक्रिया में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सीमाकारी कारक कौन होता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं वायुमंडल में सबसे कम गैस 0.03% मात्रा में ये CO2 उपस्थित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है। यदि इससे कम मात्रा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, अब बच्चों बात आती है FF ब्लैकमैन हो गया, ठीक है, रॉबर्ट हिल। मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उस प्रकाशिक अभिक्रिया का संपूर्ण विवरण कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, रॉबर्ट हिल ने। कौन से वैज्ञानिक ने, हिल ने। इसीलिए हम प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा, हिल रिएक्शन के नाम से भी हम इस प्रकाशिक अभिक्रिया को जानते हैं, क्योंकि इसका विस्तृत विवरण किसने किया था, रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद में वैज्ञानिक आए केल्विन व बेंसन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हमने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर एक चक्र चलता है C3 चक्र। C3 चक्र, इसका C3 नाम क्यों पड़ा अभी बताएंगे अपन। C3 चक्र चलता है और ये C3 चक्र केल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसका चक्र का नाम C3 क्यों पड़ा, क्योंकि यहां जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन का बनता है, PGA। क्या बनता है, PGA। PGA का पूरा नाम फास्फो ग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। PGA का स्थायी पूरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो केल्विन व बेंसन नामक वैज्ञानिक ने अप्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होने वाले C3 चक्र के बारे में बताया और इन्होंने बताया कि इसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए हेचन स्लैक। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण 3 चक्रों के सहायता से होता है बच्चों। एक तो मैंने आपको बताया C3 चक्र, कौन सा चक्र बताया, C3 चक्र। एक चक्र और चलता है C4 चक्र और एक होता है CAM चक्र। तो ये जो C4 चक्र है, इस C4 चक्र को किसने बताया था, हेचन स्लैक नामक वैज्ञानिक ने। अब इस चक्र का नाम C4 चक्र क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का। और कौन सा बनता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा बनता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो केल्विन व बेंसन ने तो C3 चक्र द्वारा स्थिरीकरण बताया CO2 का, और हेचन स्लैक ने C4 चक्र के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण बताया, पहली बात। दूसरी बात, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन होता है बच्चों, PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। जबकि C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, OAA, कितने कार्बन का होता है, 4, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद में अगला वैज्ञानिक आया जॉन इंजेनहाउस। तो जॉन इंजेनहाउस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि ऑक्सीजन जो मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में, वो वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। पर इस चीज की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी बच्चों, जॉन इंजेनहाउस ने। किसने की थी, जॉन इंजेनहाउस ने। उसके बाद में लास्ट वैज्ञानिक बचा हमारा मिश्चेल। मिश्चेल नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक परासरणी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, रासायनिक परासरणी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सारे वैज्ञानिक एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले स्टीफन हेल्स,
स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता कौन है? स्टीफन हेल्स है। स्टीफन हेल्स ने बताया था कि CO2 और जल आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। वॉन नील ने रसायन संश्लेषी जीवाणुओं का प्रयोग किया और प्रयोग कर कर उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? जल के अणु से। और इसके लिए इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज की और बाद में क्या निकल गया? सल्फर निकल गया। उसके बाद में वैज्ञानिक थे रूबेन हासिद कामेन। रूबेन हासिद कामेन ने भी इस चीज को सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? जल से। और इसके लिए इन्होंने बच्चों क्या किया? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जो कि जल के अंदर मौजूद थी और बाद में जो ऑक्सीजन मुक्त हुई उसके अंदर भी ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मौजूद थी। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, ये मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करने का क्या करती है? कार्य करती है। और इस तथ्य की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी बच्चों? जॉन इंजेनहाउस ने। उसके बाद में F.F. ब्लैकमैन ने सीमाकारी सिद्धांत दिया कि किसी भी अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो कि अभिक्रिया में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की 2 चरणों की खोज, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो भी किसने की थी? F.F. ब्लैकमैन ने। उसके बाद में रॉबर्ट हिल वैज्ञानिक आया। रॉबर्ट हिल वैज्ञानिक ने हिल रिएक्शन प्रस्तुत की। लाइट रिएक्शन के बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया। उसके बाद में केल्विन व बेंसन आए। इन्होंने C3 चक्र दिया और इन्होंने बताया कि अंधेरे के अंदर जो CO2 होती है उस CO2 का स्थिरीकरण होता है और इस C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन बनता है बच्चों? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद में हैचेन-स्लैक वैज्ञानिक आए। इन्होंने C4 चक्र प्रस्तुत किया। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन बना? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और लास्ट में वैज्ञानिक आया मिस्चेल। इस मिस्चेल ने रासायनिक परासरणी सिद्धांत का क्या किया? प्रस्तुतिकरण किया। तो ये कुछ इतिहास था जिसके अंदर जैसे स्टीफन हेल्स इंपोर्टेंट है बच्चों, एक ये F.F. ब्लैकमैन इंपोर्टेंट है, केल्विन व बेंसन इंपोर्टेंट है, हिल और हैचेन-स्लैक इंपोर्टेंट है। इन 4-5 वैज्ञानिकों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ बच्चों, अगला टॉपिक है पिगमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। देखो होता क्या है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो तरंगदैर्ध्य रूप में आता है, वेवलेंथ रूप में आता है और ये प्रकाश 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के मध्य होता है जो कि हमको दिखाई देता है, यानी इस रेंज को अपन बोल सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। और इसी रेंज के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए इस रेंज को अपन बोलते हैं पार। पार का मतलब क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब क्या? ऐसी प्रकाश विकिरणें जो कि प्रकाश संश्लेषी रूप से क्या है? एक्टिव है। ठीक है। और ये दृश्य स्पेक्ट्रम भी कहलाता है क्योंकि यह भाग, इस भाग की प्रकाश की किरणें हमको साफ दिखाई देती है और इसी भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से थे बच्चों? एक तो था चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और दूसरा कौन सा था बच्चों? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आप,
केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम करते हैं। कितने वर्णक तंत्र काम करते हैं? दो। एक तो काम करता है PS फर्स्ट, जिसको अपन P700 के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? P700 के नाम से अपन इसको जानते हैं, PS फर्स्ट को। बच्चों ये PS फर्स्ट जो वर्णक तंत्र है, वर्णक तंत्र क्या है? वर्णक तंत्र उन पिगमेंटेड का समूह है जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया होगा, प्रारंभ होगा। उन्हीं अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश को या इस तरंगदैर्ध्य लेंथ को ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, इसको P700 के नाम से जानते हैं अपन। और ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ पर क्या होता है? एक्टिव होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि PS फर्स्ट को P700 के नाम से भी जानते हैं और ये 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ पर क्या होता है? एक्टिव होता है। जबकि दूसरा पिगमेंट सिस्टम PS2 है, जिसे अपन P680 के नाम से जानते हैं और ये पिगमेंट सिस्टम 680 नैनोमीटर से कम, 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य पर क्या होता है बच्चों? एक्टिव होता है। आई बात समझ में? अब खास बात, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट काम में आएगा, केवल PS फर्स्ट। यहां पर केवल क्या काम में आएगा? PS फर्स्ट। जबकि अचक्रीय में PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों पिगमेंट सिस्टम या वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम काम में आएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम आता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? PS फर्स्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम में आता है? PS फर्स्ट और PS सेकंड। अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आपको बोला कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को एक्टिव करने के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश चाहिए। यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जब काम कर रहा होगा उस समय इसे 680 नैनोमीटर से कम व 680 नैनोमीटर से ज्यादा दोनों प्रकार का प्रकाश मिल रहा होगा। भाई 100% 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य पर एक्टिव होगा तो 680 नैनोमीटर से कम वाला प्रकाश भी मिलेगा इसको। एक्टिव 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य पर होगा, पर जब ये काम कर रहा होगा तो इसको दोनों तरंगदैर्ध्य का प्रकाश मिल रहा होगा। जबकि P680 को केवल 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश मिल रहा होगा और इस पर यह पिगमेंट सिस्टम क्या होगा बच्चों? एक्टिव होगा। एक खास बात और, हम एक प्रभाव पढ़ेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट या लाल पतन प्रभाव। यह प्रभाव क्या कहता है बच्चों? लाल पतन प्रभाव। यदि पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कंटिन्यू रूप से दिया जाए तो पादप की प्रकाश संश्लेषी दर में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। इसे अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट या लाल पतन प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ में? यदि पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कंटिन्यू रूप से दिया जाए तो पादप की प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आने लग जाती है? गिरावट आने लग जाती है। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। पहली बात, दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। चक्रीय में केवल PS फर्स्ट काम करेगा, जिसे P700 के नाम से भी जानते हैं, जबकि अचक्रीय में ये PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों धमाके से काम करेंगे। आई बात समझ में? PS फर्स्ट को एक्टिव करने के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश चाहिए, जबकि PS सेकंड को एक्टिव करने के लिए 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश चाहिए। यदि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कंटिन्यू रूप से पादप को दिया जाए तो पादप की प्रकाश संश्लेषी उत्पादन में गिरावट आने लगती है और इसे ही लाल पतन प्रभाव
कहते हैं। बाकी की बात बच्चों हम कल करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या क्या बोलते हैं वो सब करो।